दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के आखिरी चरण के जो पोलिंग है, जो मतदान है, उसकी कई सीटों को कवर करने के बाद मैं आज आपके सामने अपना एक आकलन पेश कर रहा हूं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। इसलिए मैं सीटें नहीं बताऊंगा आपको। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कौन कहां आगे दिखाई दे रहा है। कौन सीटें जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये हमारे आकलन में नहीं शामिल है। हमारे आकलन में शामिल है कि समीकरण क्या है, स्थितियां क्या हैं, कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, कौन किसके पसीने छूट रहे हैं, कौन बहुत आराम से जीतता हुआ नजर आ रहा है, ये सब मैं बता सकता हूं। तो आज की तारीख में जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, आखिरी चरण में जो मतदान है बिहार में, वो 8 सीटों पर है। ये सीटें कौन कौन है पहले मैं बता देता हूं। पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, नालंदा, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद। दोस्तों, शुरू जब ये चुनाव हुआ था तो ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है देश का, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। 400 पार मोदी जी बोलते थे, अमित शाह दोहराते थे, 400 पार। और उनके जितने समर्थक थे कहते थे 400 पार, फिर बोलते थे 300 पार। भाजपा 300 पार, एनडीए 400 पार। लेकिन यकीनन आपको मैं बताऊं कि बिहार में कुल मिलाकर 40 सीटें हैं। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी पिछली बार, 39। लेकिन इस चुनाव में यकीनी तौर पे क्या भारतीय जनता पार्टी आज दावा कर सकती है कि वो 20 से ज्यादा जीत रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 20 से अधिक जीतेगी या कम जीतेगी, लेकिन दावेदारी अगर आप कहिए विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो कितनी सीटें जीत पाएगा। वो जनता के बीच भाषण तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन अपने नेताओं के बीच जब गुफ्तगू करते हैं तो कितनी सीटों को जीतता हुआ बता रहे हैं, आप जरा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछ लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। और शुरू में जब ये इलेक्शन हुआ, जब चल रहा था इलेक्शन का, जब शुरुआत हुई थी तो लगता था कि बीजेपी वाकई बहुत आगे है, और उस आगे होने की हवा में उसको बहुत फायदा मिला। जो हवा उसने उड़ाई थी उसका उसको फायदा भी मिला, कुछ सीटों पर उसको वाकई बढ़त मिल गई। लेकिन 8 सीटों की जो बात मैं आज आपको करने जा रहा हूं, यहां पर लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आधे 50% सीटों पर अपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि वो चुनाव आसानी से जीत सकता है अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो। लगभग 50% सीटों पर। और जो सीटें बहुत ज्यादा विपक्ष के फेवर की सीटें बताई जा रही हैं, मैं फिर उसमें एक शर्त रखता हूं, एक लेकिन परंतु रखता हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुआ, मतदान में गड़बड़ी नहीं हुई, अनाउंसमेंट ऑफ जो रिजल्ट है उस समय कोई धांधली नहीं कर दी गई, जैसा एक बार किया गया था बिहार में, हमें अच्छी तरह याद है, आपको भी याद है। तो ये सीटें हैं काराकाट, जहानाबाद, इसके अलावा पाटलिपुत्र को भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि वहां भी मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, इस बार कई बार वो चुनाव हार चुकी हैं, संभवतः 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं। इस बार अगर वो जीतती हैं तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके लिए होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं जो मानते थे कि मीसा भारती रामकृपाल यादव के सामने कमजोर कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी की स्थिति में वो काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। और अगर वो जीत जाती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन पाटलिपुत्रा में है जो फेवर उनको कर रहा है। सीपीआईएमएल फायदा कर रहा है, आरजेडी फायदा कर रहा है, जो आरजेडी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो कुछ इलाकों में मजबूत है। ये तीनों जो समीकरण है बहुत मजबूत उनके लिए हैं। और कुशवाहा कम्युनिटी जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले हुआ करती थी, इस बार खुलेआम वो इंडिया ब्लॉक को, इंडिया अलायंस को सपोर्ट अनेक क्षेत्रों में कर रही है, वह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी बात की जो जहानाबाद की सीट है, वहां मिस्टर चंद्रवंशी जो जेडीयू के सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अरुण कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण कुमार जी जो हैं वो जेडीयू के पुराने आदमी रहे हैं, और उनके लड़ने से काफी परेशानी जहानाबाद में पैदा हो रही है इस समय अलायंस को, एनडीए अलायंस को। और वहां पर जो सुरेंद्र यादव हैं, जो काफी विवादास्पद करेक्टर हैं, और वो जो हैं
मंत्री भी रहे हैं, काफी वो विवादों में रहे हैं राजनीति में, लेकिन वो बहुत ये चुनाव हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो चुनाव उनके लिए आसान नजर आ रहा है। तो वो माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सासाराम का जो चुनाव, जगजीवन बाबू की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां वो 1952 से लेकर 1984 तक लगातार चुनाव जीतते रहे, और उसके बाद जब चुनाव में अलग अलग ढंग के लोग आते थे तो उनकी पुत्री भी चुनाव जीती, मीरा कुमार। इसके अलावा छेदी पासवान सिटिंग एमपी रहे हैं, और इसके मुन्नीलाल राम रहे हैं। मुन्नीलाल राम के ही सुपुत्र इस बार बीजेपी के उम्मीदवार वहां हैं। यानी अगर देखा जाए, सासाराम अद्भुत कॉन्स्टिट्यूंसी है कि वहां दलित समाज, जो ये रिजर्व सीट है एससी के लिए, लेकिन वहां पर दलित समाज से जितने उम्मीदवार रहे हैं जीतने वाले, वे सभी कोई खास परिवारों के रहे हैं। जगजीवन बाबू का परिवार हो, मुन्नीलाल राम का परिवार हो, या छेदी पासवान, ये तीन लोग जो हैं मुख्य रूप से वहां पर चुने जाते रहे हैं। और इस बार जो मुन्नीलाल साहब के बेटे हैं शिवेश कुमार वहां पर उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ जो है मनोज कुमार उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार किसी बड़े नेता के पुत्र नहीं है, लेकिन वो चुनाव बहुत दम के साथ लड़ रहे हैं। और शेरशाह सूरी का ये इलाका माना जाता है, उनकी कैपिटल थी, जीटी रोड बनाने वाले, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने वाले शेरशाह सूरी। लेकिन वहां का ये चुनाव जो है दूसरे अगल बगल के कई चुनाव क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा फीका नजर आता है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे फीका नजर आता है। और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा कठिन है, लेकिन यकीनन बीजेपी नहीं कह सकती जो उसकी सिटिंग सीट है कि वो 100% जीत रही है। इतना टफ इलेक्शन सासाराम का हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों, काराकाट में एक उम्मीदवार है पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के लाडले, भोजपुरी गीतों और गायन के बहुत ही चर्चित नाम। लेकिन भोजपुरी में जो एक फुहड़पन है, अश्लीलता है बहुत सारे उसके गीत और संगीतों में। भोजपुरी की महान जो संगीत परंपरा है, भोजपुरी की महान जो जनप्रिय लोकगीत की एक महान परंपरा है, जो अपने देश की जो देशज जो कल्चर है उससे जो उभरी है, उसके खिलाफ एक तरह से अश्लीलता का जो हमला हुआ है पिछले 2 दशकों के दौरान, 3 दशकों के दौरान, उसके एक बहुत ही चमकदार किरदार ये माने जाते हैं। और इन पर अश्लीलता का ही आरोप लगा करके बंगाल में इतना ज्यादा इनकी आलोचना की गई थी कि आसनसोल से बीजेपी को अपना उम्मीदवार इनको घोषित किया था, उसको भी ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं ने कहा कि ये तो महिला विरोधी बात करता है आदमी, ये तो गाने में और गीत में इस तरह की बातें करता है। तो अश्लीलता फैलाने के आरोप के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस लाडले सितारे को आसनसोल में उम्मीदवार नहीं बनाया, और वो यहाँ आ गए। पता चला कि यहाँ बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन यहाँ उम्मीदवार नहीं बनाई। अल्टीमेटली वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट में। इसी इलाके के वो माने जाते रहने वाले बताए जाते हैं, विक्रमगंज वगैरह के। तो शुरू में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन नहीं ऐसा हो सका। उपेंद्र कुशवाहा कई पार्टियों में रहे हैं और वो अपनी पार्टी अब बनाए हुए हैं, लेकिन वो उनको मैंने जब भी देखा है पार्लियामेंट में भी या पार्लियामेंट के बाहर भी, तो वो बहुत ही सक्रिय बहुत नजर नहीं आते, बहुत गतिशील नेता नहीं आते। आज मैं उनको खोज रहा था काराकाट के इलाके में कई जगह, लेकिन वो मिले नहीं हमसे। संजोग मेरा खराब था कि नहीं मिल पाया, मैं उनको ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन बताया जा रहा है कि उनका जो चुनाव जो मोर्चा है उसको बीजेपी संभाल रही है, और बीजेपी के बड़े टॉप नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे राजपूत कम्युनिटी के बहुत सारे नेता पिछले 2 दिन से दौड़ रहे हैं ताकि पवन सिंह उनके वोट बैंक में सेंधबारी न कर सकें, क्योंकि माना जाता है कि जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो ज्यादातर वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश और बिहार में अपर कास्ट हिंदू हैं, और इसके अलावा जो बनिया समाज है वो है। सीपीआईएमएल बिहार विधानसभा में 12 सीटें लेकर एक महत्वपूर्ण वहां पर दल है। इंडिया अलायंस का एक बहुत ही जुझारू और बहुत सक्रिय एक तो इसलिए आरजेडी के नेता भी हर क्षेत्र में जहां भी आप देखिए सीपीआईएमएल के 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, चाहे वो नालंदा है, चाहे वो काराकाट है या आरा है। मैं जहां भी मैं गया देखा कि आरजेडी के कार्यकर्ता भी सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता के उम्मीदवारों के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जिस तरह की मेहनत सीपीआईएमएल के लोग आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए कर रहे हैं। चाहे वो मीसा भारती हो,
चाहे वो दूसरे अन्य उम्मीदवार हों, आप जिसका भी नाम ले लीजिए, आरजेडी में जहां भी उम्मीदवार है उनके लिए सीपीआईएमएल भी उतनी मेहनत करती नजर आ रही है, बल्कि उसके मुकाबले कांग्रेस कम नजर आती है अगर अगर देखा जाए गतिविधियों के हिसाब से, सक्रियता के हिसाब से। तो जो काराकाट का मैदान है, मैं समझता हूं कि यहां पर एक राजनीतिक लड़ाई ऐसी है जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लेफ्ट पार्टी का ये नेता चुनाव न जीत सके, क्योंकि एक तो बहुत प्रभावशाली नेता है, बहुत ही असर उस आदमी का है, पढ़ा लिखा है, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पिछड़ों की एक महत्वपूर्ण दलबंदी इस पूरे इलाके में उभर सकेगी और वो लेफ्ट ओरिएंटेड होगी। तो इससे जो बीजेपी नुकसान अपना भविष्य का देख रही है, उसी के लिए सारे नेताओं को उसने मैदान में उतार रखा है कि पवन सिंह के प्रभाव को कैसे पहुंचा जाए, कैसे कम किया जाए, सो दैट कि अपर कास्ट जो ठाकुर हैं वो भी, उनके वोट भी एनडीए की झोली में गिरे। लेकिन राजपूत कम्युनिटी के खासकर नौजवान तबके में पवन सिंह का क्रेज है और वो इतना ज्यादा जमकर उनका प्रचार कर रहे हैं। जब मैं कल डेहरी आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहा था, शहर में प्रवेश करने की, तो पता चला कि पवन सिंह का कोई कार्यक्रम चल रहा है और वो घूम रहे हैं शहर में, और पूरा का पूरा शहर जाम था और कोई भी शहर को बचाने वाला नहीं दिखा मुझे कि शहर में दूसरे लोगों को भी आने की इजाजत मिले या लोग अपने आराम से अपनी स्वतंत्रता के साथ घूम सके। बिल्कुल शहर ठप सा पड़ा था। बहुत छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत बुरा हाल था, हम प्रवेश नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल से घूम काम कर दूसरे इलाके से, और तब जाकर हम अपने इलाके में गए जहां हमें रहना था। तो ये हालत थी। तो इसका मतलब यह है कि पवन सिंह अच्छा खासा मतों को बटोर रहे हैं, खासकर अपनी कम्युनिटी के। यहाँ कम्युनिटीज में विभाजित है। अगर देखा जाए तो बिहार में आज भी जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इलेक्शंस में, और सीपीआईएमएल और आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का ये एक बहुत बेहतरीन कदम एक दिखाई देता है जो उन्होंने पहल की है कि इसमें अनेक कम्युनिटी, अनेक जातियां, कोई भी नहीं कह सकता कि किसी एक कम्युनिटी का आदमी ही केवल वोट दे रहा है। पहले समझा जाता कि आरजेडी केवल एमवाई का गठबंधन है या पार्टी है, एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, कुशवाहा जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो ओबीसी में एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी है, वे लोग भी इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो तेजस्वी यादव की है, दीपंकर भट्टाचार्य की है, और कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, प्रांत में नेता हैं, और सबसे बड़े जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये इनकी कामयाबी है कि बिहार में इन्होंने किसी एक जाति या किसी दो जाति से अपने अलायंस को नहीं आइडेंटिफाई करने रहने दिया है। आज की तारीख में उनका जो अलायंस है एक विविधता भरा इंद्रधनुषी अलायंस के तौर पे उभर गया है, जबकि एनडीए जो एक जमाने में एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी और अपर कास्ट के बीच का एक महत्वपूर्ण गठबंधन माना जाता था, विद सर्टेन ओबीसी आल्सो लाइक कुर्मी एंड कुशवाहा, आज की तारीख में उसका जो एक असर है या उसका जो उसके गठबंधन का जो सोशल बेस है वो सिकुड़ा है पहले से। अब जैसे कुशवाहा का जो मैंने नाम लिया, कुशवाहा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एनडीए या बीजेपी को छोड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में, या जेडीयू को, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कुशवाहा समाज जो है काफी बड़े तादाद में इंडिया ब्लॉक को वोट दे रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि बिहार को जाति की घेरेबंदी या जाति की संकीर्णता से एक तरह से उबरने का एक बड़ा मौका मिला है इस चुनाव में 2024 के। नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि नालन की काराकाट की सीट, जहानाबाद की सीट और पाटलिपुत्रा की सीट, इसके अलावा मैं तो मानता हूं कि बक्सर की सीट, बक्सर की एक सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अश्विनी चौबे वहां पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, वो वहां पर बीजेपी के नेता थे, लेकिन उनको टिकट न देकर मिथिलेश तिवारी नाम के एक फॉर्मर एमएलए को टिकट बीजेपी ने दे दिया है, और इससे अश्विनी जो चौबे के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, बहुत दुखी हैं। मिथिलेश तिवारी के मुकाबले सुधाकर सिंह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, जो प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, और ये वही सुधाकर सिंह हैं जो मंत्री हुआ करते थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब गवर्नमेंट थी, तो यानी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय ये मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री के रूप में भी तो। लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि सुधाकर सिंह बहुत धाकड़ नेता के रूप में उभरे हैं हाल के वर्षों में, अपने पिता की तरह एक तरह से वो भी नौजवानों में एक बहुत धाकड़, एक बहुत ही दमदार नेता के रूप में उभरे हैं, जो अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सवाल उठा सकता है। तो ये वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं।
और बड़े पैमाने पर उनको ओबीसी का भी वोट मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक की जो एक प्रभावशीलता है, उसका जो असर एक है, उसकी वजह से बैकवर्ड कम्युनिटी का भी वोट उनको मिल रहा है, दलित समाज का वोट उनको मिल रहा है सीपीआईएमएल की वजह से। तो जितना ऑर्गेनिक ये एक अलायंस इमर्ज किया है इतने कम दिनों में ही, इंडिया अलायंस, डिस्पाइट ऑफ कि नीतीश कुमार ने इसका दामन छोड़ दिया, वो चले गए बीजेपी के साथ, लेकिन इसके बावजूद कम दिनों में ही इंडिया ब्लॉक ने जिस तरह एक ऑर्गेनिक यूनिटी कायम की है, कांग्रेस की, आरजेडी की और सीपीआईएमएल की, और इसके साथ इनके सोशल बेस में भी यूनिटी, दलित, ओबीसी, अपर कास्ट का भी एक हिस्सा जो कांग्रेस के साथ है वो भी जुड़ा है। तो सुधाकर सिंह की भी स्थिति बहुत मजबूत है। तो मैं मानता हूं कि 8 सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां आज की तारीख में भी इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत कठिन है। और उन सीटों में मैं बता सकता हूं, एक सीट नालंदा है, दूसरी सीट आरा है और इसके अलावा एक सीट सासाराम है। इन सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा बहुत कहना कठिन है, इतनी टफ लड़ाई है। लेकिन इसमें नालंदा सीट जहां मैं स्वयं घूमने गया और मैंने काफी लोगों से बात की, मैं एक बात कह सकता हूं कि वहां जो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार संदीप सौरभ हैं, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने शुरू के दौर में जो एक दिखाई देता था कि वो अभी नए नए आए हैं यहाँ, लेकिन वो इतनी ताकत के साथ उभरे हैं। और कौशलेंद्र सिंह जो वहां पर जेडीयू के एमपी हैं, यानी एनडीए के वो उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी हैं 3 बार से, तो उनको लेकर एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लोग उनसे उबे हुए दिखाई पड़े। लेकिन वो सिर्फ अगर कामयाब होते हैं इस चुनाव में तो नीतीश कुमार के अपने निजी दम लगाने के कारण। नीतीश कुमार 2 बार गए हैं रोड शो करने अपने ही जिले में, उन्हीं का जिला है नालंदा, कि भाई मुझे जिता दीजिए, मुझे मतलब आप कौशलेंद्र को जिता दीजिए, क्योंकि उन्हीं के जिले में और कौशलेंद्र हार जाते हैं तो लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार हार गए। तो इस बार देखना है कि नीतीश कुमार जीतते हैं कि संदीप सौरभ जीतते हैं। अगर नालंदा में संदीप सौरभ जीतते हैं, सीपीआईएमएल के युवा नेता, सबसे युवा नेता, बहुत जुझारू नेता, बहुत ज्यादा जिनकी प्रतिष्ठा है, एमएलए हैं पालीगंज से, सीपीआईएमएल के विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से निजी तौर पर नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा, उनको ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये किसकी जीत है किसकी हार है। लोग समझेंगे कि नीतीश कुमार जी की हार है, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने उम्मीदवार को जिताने की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तो बड़ी दिलचस्प सिनेरियो है। इसीलिए मैंने दोस्तों शुरू में कहा कि आखिरी दौर में एनडीए के बड़े बड़े नेता, उनके पसीने छूट रहे हैं इस चुनाव को निपटने में कि कैसे वो जीतें, लेकिन मशीनरी उनके पास है, ये बताना बहुत जरूरी है। चुनाव की मशीनरी उनके पास है, सरकार की मशीनरी उनके पास है। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारे प्रश्नों पर खामोश रह जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, कुछ जवाब ही नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसी तरह से स्टेट मशीनरी को लेकर भी आशंकाएं रहती हैं। तो इन तमाम आशंकाओं के बीच अगर आखिरी दौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि पूरे 40 सीटों के चुनाव में बिहार में क्या होगा। एक जमाने में समझा जा रहा था कि एक सीट से ऊपर अगर बढ़ जाए यह अलायंस तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आज बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।